31 जनवरी 1982 दिल्ली की सर सुबह और तिहाड़ जेल के बाहर मीडिया, पुलिस और कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स मौजूद थे। जेल के अंदर दो कैदी अपनी जिंदगी की आखिरी घंटों का वेट कर रहे थे। उनके नाम सुनते ही पूरे देश में गुस्सा उमड़ पड़ता था। लेकिन सवाल ये नहीं था कि उन्हें फांसी क्यों दी जा रही थी, बल्कि सवाल ये था कि आखिर ऐसा कौन सा अपराध था जिसने पूरे भारत को हिला दिया। क्या ये सिर्फ एक किडनैपिंग थी? क्या ये सिर्फ एक डबल मर्डर था? या फिर ये उस दौर के भारत के लिए एक ऐसा झटका था जिसने लोगों को अजनबियों पर भरोसा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे 1978 की दिल्ली में, जहाँ एक परिवार की खुशियों से भरी शाम कुछ ही घंटों में एक ऐसे बुरे सपने में बदल गई जिसका दर्द आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड ट्रू स्टोरीज बाय अंकित। यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ ट्रू स्टोरीज, और आज एक और ट्रू स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज की कहानी थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए हम पूरे मामले को रिस्पेक्ट फैक्ट्स के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अगर कोई बच्चा किसी अनजान इंसान की कार में बैठ जाए तो शायद पूरी फैमिली घबरा जाएगी। लेकिन 1978 का इंडिया अलग था। दिल्ली तेजी से बदल रही थी, लेकिन आज जैसी नहीं थी। लोग एक दूसरे को पहचानते थे। मोहल्लों में बच्चे देर शाम तक खेलते थे। अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो रास्ते में चलते लोग उसकी मदद करते थे। अगर किसी स्टूडेंट ने लिफ्ट मांगी तो लोग उसे घर तक छोड़ के आते थे। उसी भरोसे के दौर में दो ऐसे क्रिमिनल्स दिल्ली पहुंचे जिन्होंने इसी भरोसे को अपना हथियार बना लिया। दिल्ली के धौला कुआं के पास ऑफिसर्स एन्क्लेव में रहता था कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा का परिवार। कैप्टन मदन मोहन जी बहुत ही डिसिप्लिन्ड थे, लेकिन घर के अंदर अपने बच्चों से बहुत प्यार करने वाले एक पिता थे। उनकी पत्नी रोमा चोपड़ा एक हाउसवाइफ थी और पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल के रखती थी। उनकी बेटी गीता चोपड़ा 16 साल की थी और दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉलेज के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। गीता बहुत ही होनहार थी और ऑल इंडिया रेडियोस के प्रोग्राम में अक्सर पार्टिसिपेट करती थी। उसका छोटा भाई संजय चोपड़ा 14 साल का था और वो मॉडर्न स्कूल में 10th क्लास में पढ़ता था। उसे गेम्स में पार्टिसिपेट करना पसंद था, स्पेशली बॉक्सिंग में। वो बहुत ही एनर्जेटिक टाइप का था और अपनी बड़ी बहन का सबसे अच्छा दोस्त। दोनों के बीच अक्सर नोकझोंक होती, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों फिर साथ दिखाई देते। घर में सब कहते थे अगर गीता कहीं जाएगी तो संजय भी साथ होगा। फिर आता है 26 अगस्त 1978। सुबह से दिल्ली में बारिश हो रही थी, लेकिन मौसम से ज़्यादा एक्साइटमेंट एक प्रोग्राम की थी। उस शाम गीता और संजय को ऑल इंडिया रेडियो जाना था, जहां गीता युवा वाणी प्रोग्राम में एंकरिंग करने वाली थी और संजय भी उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा था। वो काफ़ी दिनों से इसकी तैयारियां कर रहे थे। मम्मी पापा भी दोनों बच्चों का हौसला बढ़ा रहे थे। जब संजय और गीता प्रोग्राम के लिए घर से निकलने लगे तो कैप्टन चोपड़ा ने उन्हें बोला कि प्रोग्राम के बाद वहीं रुकना, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा। और दोनों खुशी खुशी मान गए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था ये बातचीत उनकी आखिरी बातचीत साबित होगी। दूसरी तरफ एक फिएट कार दिल्ली के रोड्स पर घूम रही थी। कार में बैठे दो लोग लगातार सड़क पर नजरें गड़ाए हुए थे। वो किसी खास इंसान को नहीं ढूंढ रहे थे। उन्हें सिर्फ एक ऐसा शिकार चाहिए था जो अकेला हो, जिसे आसानी से बहलाया जा सके और जिससे पैसे कमाए जा सके। उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उनकी नज़र दो ऐसे बच्चों पर पड़ने वाली है जिनके नाम आने वाले दिनों में पूरे देश की टॉप हेडलाइंस होंगे। शाम लगभग 6 बजे गीता और संजय घर से निकले। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और दोनों आगे जाके बस का वेट करने लगे। लेकिन जब बस नहीं आई तो उन्होंने लिफ्ट मांगने की सोची। तो उन्हें एक इंसान ने अपने स्कूटर में लिफ्ट दी और गोल डाकखाना तक छोड़ दिया। यहाँ से भी अभी ऑल इंडिया रेडियो कुछ किलोमीटर दूर था। उन्होंने फिर सोचा लिफ्ट लेते हैं तो टाइम बच जाएगा और हम टाइम से पहुंच भी जाएंगे। और उस टाइम ये बिल्कुल नॉर्मल था। दोनों भाई बहन रोड साइड खड़े हुए और आने जाने वाली गाड़ियों की तरफ देखने लगे। उसी टाइम एक कार उनकी तरफ बढ़ रही थी। कार की स्पीड धीरे धीरे कम हुई। विंडो नीचे हुई। अंदर बैठे आदमी ने प्यार से पूछा किधर जाना है। उस टाइम गीता और संजय को ये सवाल एकदम नॉर्मल लगा, लेकिन इतिहास गवाह है कई बार जिंदगी की सबसे खतरनाक शुरुआत एक बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से होती है। तो जब गीता और संजय से पूछा गया कि किधर जाना है तो उन्होंने बोला ऑल इंडिया रेडियो जाना है।
तो दोनों को बोला गया कि आ जाओ, अंदर बैठ जाओ, हम भी वहीं से होकर गुजरेंगे। गीता और संजय को भरोसा था कि वो टाइम से ऑल इंडिया रेडियो पहुंच जाएंगे, लेकिन उसी भरोसे का फायदा उठाने की प्लानिंग दो क्रिमिनल्स पहले ही कर चुके थे। शुरुआत नॉर्मल थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्हें महसूस हुआ कि कार उस डायरेक्शन में नहीं जा रही जहां उन्हें जाना था। पहले उन्होंने सवाल पूछे, फिर विरोध किया, और जब जवाब नहीं मिला तो उन्हें समझ आ गया कि वो खतरे में है। गाड़ी वाले दोनों लोग पहले से प्लान करके आए थे, इसलिए उन्होंने गाड़ी के विंडो क्लोज करके उसके हैंडल हटा दिए थे, और डोर लॉक भी पहले से हटा दिए थे, जिससे कोई विंडो ना खोल सके और ना ही डोर खोल सके। दूसरी तरफ चोपड़ा फैमिली को लग रहा था कि अब तक बच्चे रेडियो स्टेशन पहुंच चुके होंगे, और वो रेडियो ऑन करके प्रोग्राम का वेट करने लगे। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसमें गीता की कोई आवाज़ नहीं आई, तो परिवार को लगा शायद लेट हो गए होंगे पहुंचने में, इसलिए उन्हें रिप्लेस कर दिया गया होगा। और कैप्टन मदन मोहन जी टाइम के अकॉर्डिंग लगभग 8:45 पर घर से निकले ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के लिए, बच्चों को घर वापस आने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने गार्ड से बोला कि मैं गीता और संजय चोपड़ा का फादर हूँ, उन्हें लेने आया हूँ। गार्ड ने रजिस्टर चेक किया और गीता और संजय के नाम से कोई एंट्री नहीं थी, तो गार्ड ने बताया कि वो तो यहाँ आए नहीं हैं। तो मदन मोहन जी को लगा कि बच्चे शायद घर चले गए होंगे, तो उन्होंने घर पर कॉल किया, तो जवाब मिला बच्चे अभी तक घर नहीं आए हैं। उसके बाद मदन मोहन जी पैनिक हुए और वो जल्दी से घर गए। घर जाकर उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल करके सबसे पूछा कि गीता और संजय आए हैं क्या, और हर जगह से उन्हें एक ही जवाब मिला कि नहीं, बच्चे यहाँ नहीं आए हैं। उसके बाद देर ना करते हुए मदन मोहन जी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मदन मोहन जी हर वो चीज़ कर रहे थे जिससे उनके बच्चे सही सलामत घर वापस आ जाएं, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 28 अगस्त 1978 शाम के लगभग 6 बजे धनीराम नाम के एक इंसान अपनी गायों को चराने के लिए दिल्ली रिच एरिया में गया था। ये एरिया बुद्धा पार्क और शंकर रोड के बीच पड़ता है। तो जब धनीराम गाय चराने गया तो उसे अजीब सी बदबू आई, और जब वो उस बदबू की तरफ गया तो वहाँ उसको दो बॉडीज दिखी, एक लड़का और एक लड़की की। उन बॉडीज को पहचान पाना आसान नहीं था, क्योंकि बॉडीज पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। तो जब धनीराम ने पुलिस को बताया बॉडीज के बारे में, तो पुलिस के दिमाग में सिर्फ दो नाम आए, गीता और संजय, क्योंकि रिसेंटली सिर्फ दो लोगों की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस के पास रजिस्टर हुई थी। तो पुलिस ने आधी रात को मदन मोहन जी को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया, और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों बॉडीज उन्हीं के बच्चों की थी, गीता और संजय की। और ये बॉडीज उनके घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर मिली थी, जिन्हें 2 दिन से ढूंढा जा रहा था। किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चों की बॉडीज देखना एक सदमे जैसा है, और जब उन्हें ये पता चले कि उनके बच्चों के साथ क्या क्या हुआ था मरने से पहले, और बच्चों की डेथ ब्रूटली हुई थी, ये सुन के किसी भी माँ बाप का दिल टूट जाएगा और उन्हें तोड़ देगा। और यही हुआ चोपड़ा फैमिली के साथ। बाद में बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई, लेकिन कुछ एविडेंसेस से ऐसा लग रहा था कि शायद गीता के साथ कुछ गलत काम भी हुआ था। लेकिन बॉडीज 2 दिनों तक जंगल में धूप में रहने से डिकम्पोज हो चुकी थी, इसलिए पोस्टमार्टम में 100% नहीं बोला गया कि गलत काम हुआ था या नहीं। लेकिन जैसे बॉडीज मिली थी जिस पर कोई कपड़े नहीं थे, और ऐसा माना गया कि गलत काम हुआ था। तो इस सब के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से शायद दोनों की जान गई थी, क्योंकि 26 अगस्त शाम 6:30 बजे भगवान दास नाम के एक इंसान ने गोल डाक खाना के पास एक फिएट कार से चिल्लाने की आवाज़ सुनी, और जब वो पास गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में 4 लोग थे। 2 आदमी आगे बैठे थे और 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पीछे वाली सीट पर थे, और उनके बीच हाथापाई हो रही थी, और बच्चे दोनों आदमियों को मार रहे थे, और लड़की सेव मी चिल्ला रही थी। ये देखकर भगवान दास घबरा गए और उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट करी, लेकिन जब पुलिस वहां आई तब तक कार वहां से जा चुकी थी। और शाम के 6:45 पर बाबूलाल नाम के एक इंसान ने पुलिस को कॉल करके बताया कि उन्होंने एक कार से 2 बच्चों को हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए सुना है, और उन्होंने गाड़ी को रोकने की ट्राई भी करी, लेकिन वो साइकिल पर थे इसलिए कार को रोक नहीं पाए। लेकिन उन्होंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, लेकिन पुलिस ने गाड़ी का गलत नंबर नोट किया। बाबूलाल ने पुलिस को HR के
8930 नंबर बताया, लेकिन पुलिस ने MRK 8930 नंबर नोट किया। ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही थी। लेकिन बाद में पुलिस को एक चीज़ पता चल गई कि पहले उन्हें फिएट कार ढूंढनी है, और इसके लिए उन्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुछ टाइम बाद मजलिस पार्क के बाहर उन्हें ऐसी एक गाड़ी मिली, वही मस्टर्ड येलो कलर की फिएट गाड़ी। लेकिन उस गाड़ी पर नंबर अलग था, नंबर था DHI 280। लेकिन जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर से और भी नंबर प्लेट्स मिली, और मिले कई प्रूफ भी, जैसे मिट्टी, सिगरेट बर्ड्स, ब्लड सैंपल, हेयर सैंपल। और जब मिट्टी की टेस्टिंग हुई तो पता चला ये सेम वहीं की मिट्टी है जहाँ पर दोनों बच्चों की बॉडीज मिली थी। और ब्लड सैंपल भी संजय और गीता से मैच हुए, और वहाँ फिंगरप्रिंट्स भी मिले गीता और संजय के, और दो अलग लोगों के। हेयर सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स के सैंपल मिले, और जब गाड़ी चेक हुई, सारे सैंपल कलेक्ट करने के बाद कार्रवाई स्टार्ट की गई। और बाद में जब गाड़ी की चेकिंग करवाई गई तो पता चला ये गाड़ी किसी अशोक शर्मा की थी, जिसे अशोका हॉस्पिटल के पास से चुराया गया था। उसके बाद पुलिस को एक और घटना का पता चला, जो 26 अगस्त की रात हुई थी, गोल्डा खाने से दूर RML हॉस्पिटल में, जिसे उस टाइम पर वेलिंगटन हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। हॉस्पिटल में रात में लगभग 10:45 पर दो आदमी आए थे, विनोद कुमार और हरभजन सिंह नाम से, जिसमें बताया गया कि विनोद पर चोरों ने अटैक किया था, जिसमें उसे हेड इंजरी हुई थी और हाथ पे चोटें आई थी। उन्होंने बताया कि विनोद से उसकी गाड़ी छीनी गई और विनोद के सर पर रोड से वार किया गया था। सर पर चोट इतनी डीप थी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बोला गया, जिसे उन्होंने मना कर दिया। और क्योंकि ये एक पुलिस केस था तो हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। तो पुलिस ऑफिसर ने उन दोनों से बोला कि वो जगह दिखाओ जहाँ ये अटैक हुआ था। और जब वो दोनों पुलिस को उस जगह लेकर गए तो वहाँ किसी अटैक के मार्क्स नहीं थे, ना ही ब्लड दिखा। पुलिस ऑफिसर को उन पर डाउट हुआ तो वो उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन आ गया। पुलिस स्टेशन में दोनों बहुत बेचैन से लग रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अभी दर्द बहुत है, उन्हें जाने दिया जाए और वो अगले दिन सुबह स्टेशन वापस आ जाएंगे। तो पुलिस ने उनका एड्रेस लेकर उन्हें छोड़ दिया, लेकिन वो अगले दिन पुलिस स्टेशन नहीं आए। पुलिस को उन पर शक पहले ही था, तो पुलिस उस एड्रेस पर गई जो उन्होंने पुलिस को दिया था, लेकिन वो एड्रेस गलत निकला। पुलिस को उन दोनों पर शक तो था ही, और जब पुलिस ने गीता और संजय के किडनैपर्स के फेसेस का डिस्क्रिप्शन और विनोद और हरभजन के फेसेस का डिस्क्रिप्शन मिलाया तो ये सेम निकले। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों के चेहरे गवाहों से पूछकर बनवाए, और अब पुलिस के पास इन दोनों क्रिमिनल्स के चेहरे थे। फोटोज अब न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाए गए और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़ोरों से शुरू कर दी। पुलिस के ऊपर पब्लिक और मीडिया का प्रेशर तो था ही, लेकिन उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर श्री मोरारजी देसाई भी इस केस को फॉलो कर रहे थे, तो पुलिस के ऊपर वो भी एक अलग प्रेशर था। अब पूरे देश में इन दोनों क्रिमिनल्स की तलाश जोरों पर थी। कभी पुलिस इनके रिश्तेदारों, दोस्तों के घर छापे मारती, तो कभी बस स्टैंड, हाईवे, स्टेशन पर ढूंढ रही थी। तभी एक दिन 8 सितंबर 1978 को दो लोग कालका मेल ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में चढ़े, और वो कंपार्टमेंट मिलिट्री ऑफिशियल्स का था। जब मिलिट्री ऑफिशियल्स ने उन दोनों को देखा तो उनकी हालत बहुत बुरी थी। मतलब ऐसी हालत थी जैसे काला मुंह हुआ था, हाथ पर कालीक लगी हुई थी। मिलिट्री ऑफिशियल्स को उन पर शक हुआ। उन्हें लगा शायद ये चोर हैं और गलती से इस कंपार्टमेंट में आ गए हैं, तो मिलिट्री ऑफिशियल्स ने उन्हें उतरने के लिए बोला। तो उन दोनों क्रिमिनल्स ने बोला कि वो भी मिलिट्री से ही हैं। तो मिलिट्री ऑफिशियल्स ने उनसे ID कार्ड्स मांगे, जो ऑब्वियसली उनके पास नहीं थे। तब मिलिट्री ऑफिशियल्स ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया और उनके हाथ रस्सी से बांधकर बैठा दिया। लेकिन तभी एक मिलिट्री ऑफिशियल ने न्यूज़पेपर में इन दोनों की फ़ोटोज़ मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में देखी, और तब पता चला ये दोनों कोई चोर नहीं बल्कि इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रंगा और बिल्ला थे। अब जानते हैं रंगा और बिल्ला कौन थे। 24 साल का कुलजीत सिंह उर्फ रंगा ट्रक चलाता था मुंबई में। वहीं 22 साल का जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला मुंबई में टैक्सी चलाता था और बहुत से क्राइम्स में इन्वॉल्व रह चुका था। दोनों की मुलाकात मुंबई में हुई और फिर दोनों ने साथ में क्राइम करना स्टार्ट कर दिया। दोनों ने चोरी करना, लोगों को डराना और बहुत इलीगल काम साथ किए। और जब मुंबई में पुलिस इनके पीछे पड़ गई तो ये दोनों वहाँ से दिल्ली भाग आए।
उसके बाद इन्होंने दिल्ली आके अशोका होटल के बाहर से मस्टर्ड येलो कलर की फिएट गाड़ी चोरी करी, जो उनके लिए बहुत आसान था क्योंकि बिल्ला पहले भी ऐसी बहुत चोरियां कर चुका था। कार चोरी करने के बाद इन्होंने गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करी। उनका प्लान सिंपल था, जो भी उन्हें पहला इंसान मिलेगा उसे किडनैप करेंगे और रैंसम लेंगे उनकी फैमिली से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 26 अगस्त को उन्हें दिखाई दिए गीता और संजय, और रंगा और बिल्ला के लिए ये इजी टारगेट थे क्योंकि वो बच्चे थे और वहाँ आसपास कोई और था भी नहीं। रंगा और बिल्ला ने दोनों बच्चों को गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठाया लिफ्ट देने के नाम से, लेकिन बिल्ला ने गाड़ी के पीछे के हैंडल ऑलरेडी लूज किए हुए थे, और जैसे ही बिल्ला ने वो हैंडल सटाए तब गीता और संजय को पता चल गया था कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, और अब उनके पास गाड़ी से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। गाड़ी में बैठने के बाद गीता और संजय उनसे इंग्लिश में बात कर रहे थे और वो अच्छे से ड्रेसअप भी थे। उनको देखकर लग रहा था कि दोनों अच्छी फैमिली से हैं। इनको किडनैप करके इनकी फैमिली से अच्छा पैसा मिल सकता है। और इस दौरान बच्चों को देखकर रंगा बिल्ला से बार बार बोलता रहा कि बच्चे हैं, इनको छोड़ देते हैं, लेकिन बिल्ला को पैसा चाहिए था। और फिर कुछ देर बाद बिल्ला ने गाड़ी बुद्धा पार्क के पास रोकी। वहाँ रंगा बिल्ला ने बच्चों से बात की तो पता चला कि गीता और संजय के पापा नेवी ऑफिसर हैं, और ये सुनकर दोनों डर गए, स्पेशली रंगा। उसके बाद बिल्ला ने बच्चों से बोला कि तुम्हें कोई गाड़ी रुकवानी पड़ेगी और हमारी हेल्प करवानी होगी चोरी करने के लिए। उस चीज़ पर भी बच्चे मान गए क्योंकि वो डरे हुए थे और किसी भी हाल में अपने घर वापस जाना चाहते थे। उसके बाद बिल्ला वहां से गाड़ी आगे ले जाकर एक सुनसान जगह पर ले गया। वो एरिया था दिल्ली का रिच एरिया। दोनों तरफ झाड़ियां थी, बड़े बड़े पेड़ थे। वहां पहुंचकर बिल्ला ने गाड़ी रोकी और रंगा को इशारा किया कि संजय को लेकर आगे जाए, और आगे ले जाकर बिल्ला ने रंगा से बोला कि संजय को मार दे, और इस चीज के लिए वो पहले से ही एक 3 फुट लंबी तलवार लेकर आए थे। तो रंगा ने संजय पर अटैक किया, लेकिन संजय को दर्द में देखकर रंगा से और अटैक नहीं हुए, और इसी बीच बिल्ला ने उससे तलवार छीनी और संजय पर लगातार मल्टीपल अटैक्स किए, जिस वजह से ऑन द स्पॉट संजय की डेथ हो गई। वो सिर्फ 14 साल का था। लेकिन इसके बाद भी बिल्ला रुका नहीं। बिल्ला ने रंगा से बोला ब्लड साफ करने को, और वो खुद गाड़ी में वापस आ गया जहाँ गीता बैठी थी, और वहाँ जाकर गीता से ज़बरदस्ती करी। और जब रंगा गाड़ी के पास आया तो बिल्ला ने रंगा को भी बोला कि तू भी गीता के साथ ज़बरदस्ती कर, और इसी बीच में गीता ने तलवार से रंगा के सर पर वार कर दिया और वो वहाँ से भागने का ट्राई करने लगी। लेकिन उन्होंने गीता को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उन्होंने गीता से बोला कि अपने कपड़े पहन लो, हम तुम्हें तुम्हारे भाई के पास लेकर जाते हैं। तो गीता ने सोचा कि अब वो घर जा पाएगी और ये सब खत्म होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि संजय के साथ क्या हो चुका था। गीता और रंगा आगे चल रहे थे और बिल्ला उनके पीछे आ रहा था, और तभी बिल्ला ने तलवार से गीता पर पीछे से अटैक कर दिया और सब खत्म हो गया, और रंगा बिल्ला वहाँ से भाग गए। लेकिन तब तक रंगा के सर से बहुत खून बह चुका था, और इसीलिए रंगा और बिल्ला वेलिंगटन हॉस्पिटल गए और वहाँ जाके झूठे नाम बताकर ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद क्या हुआ वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। अब दोनों क्रिमिनल्स पुलिस कस्टडी में थे। दोनों ने कोर्ट में बचने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट को उनके खिलाफ बहुत प्रूफ्स मिल चुके थे, और फिर फाइनली 8 अप्रैल 1979 को कोर्ट ने रंगा और बिल्ला को फांसी की सज़ा सुनाई, और कोर्ट के इस डिसीजन से पूरा इंडिया खुश हुआ, और सबने यही बोला कि बच्चों को जस्टिस मिला। रंगा और बिल्ला की सारी स्टेटमेंट्स सेम थी, बस बच्चों को मारने वाली चीज़ के लिए रंगा ने बोला कि बच्चों को बिल्ला ने मारा है, और बिल्ला ने बोला कि बच्चों को रंगा ने मारा है। लेकिन सज़ा दोनों को बराबर ही मिली थी, और होना भी यही चाहिए था। और फाइनली 31 जनवरी 1982 को रंगा और बिल्ला को फांसी दे दी गई। फांसी से 2 घंटे पहले बिल्ला बहुत घबराया हुआ था और रो रहा था, और रंगा शांत था। लेकिन फांसी का टाइम पास आते आते वो भी नर्वस दिखने लगा था। और फांसी से कुछ मिनट्स पहले रंगा ने बिल्ला से बोला कि उसकी इस कंडीशन के लिए वो जिम्मेदार है, और उसके बाद दोनों को फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी के 2 घंटे बाद तक भी रंगा की सांसें चल रही थी। इस फांसी में कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज हुई, और इस वजह से फांसी को और टाइम दिया गया, और फाइनली इंडियन लॉ ने अपना फैसला पूरा किया। रंगा और बिल्ला को उनके अपराधों की सज़ा मिल गई। लेकिन सवाल ये है
क्या किसी भी सज़ा से गीता और संजय वापस आ सकते थे? शायद नहीं। इस केस ने सिर्फ एक परिवार नहीं तोड़ा, इसने पूरे देश की सोच बदल दी। इसके बाद पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्ट्रेंजर से दूर रहने को बोला और हर किसी पर ट्रस्ट करने से भी रोकना शुरू कर दिया। आज इस केस को बहुत टाइम बीत चुका है। दिल्ली बदल चुकी है, लॉ भी बदल चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन के तरीके भी बदल चुके हैं। लेकिन इस केस से मेरा सबक आज भी उतना ज़रूरी है कि सावधानी भरोसे से बड़ी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी का सच और खतरनाक होगा।